पढ़ाई में मन कैसे लगे। कुछ हम लोग ज्योतिषी निर्णय भी जानेंगे, कुछ वैदिक उपाय भी जानेंगे। कुंडली में इसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, क्यों पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसको भी जानेंगे। उपाय अचूक जानेंगे, क्योंकि आप इस उपाय को करके आप पढ़ाई में मन लगा सकें। आजकल की बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि विकट अवस्था है कि बच्चे गलत गलत रास्ते पकड़ ले रहे हैं और प्रतिदिन किसी न किसी का फ़ोन आ ही जाता है। बहुतों के माता पिता का फ़ोन आता है कि पंडित जी, हमारा बच्चा ज़्यादातर घूम रहा है, ज़्यादातर अन्य कार्यों में मन लगा रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा है, पढ़ नहीं रहा है, जिससे उसकी बुद्धि ज़्यादातर वृद्धि नहीं हो पा रही है। तो यदि आपका भी ऐसी कोई परेशानी है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है या पढ़ने बैठते हैं तो मन ज़्यादातर भटकता है, या किसी भी कार्य मतलब किसी भी क्षेत्र को लेकर के परेशानी है, पढ़ाई से जुड़ी बातें, तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ जानेंगे कि पढ़ाई में मन कैसे लगे। इसके विषय में भी हम लोग जानेंगे। अंतिम में हम ज्योतिषी निर्णय भी जानेंगे कि पढ़ाई में किन किन ग्रहों की वजह से, किन किन भावों की वजह से पढ़ाई में बच्चे का मन नहीं लगता है, किस भाव से विद्या का विचार किया जाता है, किस ग्रह से विद्या का विचार किया जाता है, कौन ग्रह हमारी कुंडली में ठीक हो तो ज़्यादातर श्रेयस्कर होता है। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। आजकल के बहुत माता पिता या भाई बहन अपने छोटे भाई बहन को लेकर के परेशान रहते हैं। माता पिता ज़्यादातर अपने बच्चों को लेकर के परेशान रहते हैं कि हम बच्चे के लिए क्या करें कि वो पढ़े। तो सबसे पहले इसको जानते हैं। जैसा कि जानते हैं कि पढ़ाई में मन लगने की बात हो और चंद्रमा ग्रह आपकी कुंडली में ज़्यादातर मजबूत ना हो, ज्योतिषी निर्णय आप जरूर ले लें कि आपकी कुंडली में ज़्यादातर चंद्रमा ग्रह मजबूत होना चाहिए। यदि चंद्रमा ग्रह मजबूत नहीं है तो ज़्यादातर मन भटकना, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कभी इस कार्य को करना, कभी इस कार्य को करना, या चंचल स्वभाव की प्रकृति ज़्यादातर बढ़ जाती है। आज हम लोग कुछ अत्यंत पर्यावरणीय विषय पे भी चर्चा करेंगे कि विद्यार्थी को लेकर के उसके पास क्या क्या होना चाहिए। ज्योतिषी निर्णय के अनुसार आप यदि स्कूल में हैं, मतलब कॉलेज में हैं तो कोई बात नहीं, कॉलेज में है तो आप निश्चित जगह फिक्स होता है कि आपको यहीं बैठना है। लेकिन यदि आप घर पे हों, तो आप अपना जो पढ़ने का स्थान है वो ईशान कोण में रख सकते हैं। ईशान कोण में रख सकते हैं, वहाँ पे मतलब पढ़ने का स्थान बना सकते हैं। पढ़ने का स्थान जो होता है उसको बहुत ज़्यादा फैला करके नहीं, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा कमरा ना हो, छोटे जगह पे, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि ज़्यादा बड़ा कमरा है तो विद्यार्थी इधर उधर देखने लगता है और मतलब उसकी समय उसी में चला जाता है। तो ज़्यादातर बड़े कमरे ना हों, और जहाँ वो बैठे पढ़ने के लिए वहाँ पे हरा कलर कपड़ा या पीला कलर हरा पीला, थोड़ा हरा और पीला कलर का आपको इस्तेमाल करना है। मतलब अपने टेबल पर आप हरा कलर या पीला कलर आप वहाँ पे रख सकते हैं और फिर वहाँ पे आप बैठें पढ़ने के समय जो मतलब हमारा मुख होना चाहिए वो ईशान कोण। ईशान कोण का मतलब होता है वेस्ट और वेस्ट नहीं, ईस्ट और नॉर्थ। ईस्ट नॉर्थ मतलब उत्तर और पूर्व। उत्तर पूर्व की
दिशा की ओर, मतलब उत्तर पूर्व मतलब ईशान कोण। उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं। तो ईशान कोण के रास्ते मतलब उधर ही उनका मुख होना चाहिए विद्यार्थी का। ये अगर आप माता-पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने बच्चे को मतलब ऐसे-ऐसे ही करवाएँ। दूसरा उपाय ये है कि आप अपने बच्चे को गायत्री मंत्र का पाठ प्रतिदिन ज़रूर करवाएँ। गायत्री मंत्र का यदि सक्षम है, गायत्री मंत्र का पाठ कर लेते हैं वो, तो आप उनसे जप ज़रूर करवाएँ। प्रतिदिन जप करवाएँ, सुबह भी करवा सकते हैं और शाम में भी करवा सकते हैं। सुबह में जप कराने से उनका ध्यान जो होगा एकाग्र होगा। ध्यान एकाग्र होगा तो पढ़ने इत्यादि में भी ज़्यादातर उनका मन लगेगा। चंचल प्रकृति थोड़ी-थोड़ी दूर होती जाएगी। आप इसको करके तो देखिए, बहुत ही जल्द इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। गायत्री मंत्र का जप ज़रूर करवाएँ। और कुछ वैदिक भी उपाय हैं इसके प्रति, जैसे कि माता सरस्वती की पूजा करना इनके लिए ज़्यादातर श्रेयस्कर होता है। अब माता सरस्वती की पूजा इसलिए की जाती है कि माता सरस्वती कला की, अनेक प्रकार की कलाओं की और ज्ञान की अधिष्ठाता देवी होती हैं। इसलिए माता सरस्वती की पूजा करना आवश्यक है। माता सरस्वती की पूजा प्रतिदिन अपने बच्चे से करवाएं। यदि बच्चा सक्षम है, यदि विद्यार्थी सक्षम है, तो आप इस मंत्र का जरूर जप करें, जो कि ओम ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। एक बार और इस मंत्र को सुन लें आप। ओम ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जप प्रतिदिन आप 108 बार करवाएं। जल्द ही आपको 21 और 11 दिन के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा कि जो बच्चा बार-बार घूम रहा था, हमारी बातें तक नहीं मान रहा था, वो आज बैठ कर के अपना पढ़ाई में मन लगा रहा है या अपने कार्य क्षेत्र के प्रति अग्रसर हो रहा है। बहुतों के माता-पिता तो परेशान रहते हैं कि बच्चे को हमने तो हॉस्टल में भेज दिया है, कहीं दूर पढ़ने के लिए भेज दिया है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो आप इस उपाय को किसी पंडित जी के भी द्वारा करा सकते हैं। यदि आप कोई नज़दीकी पंडित हैं, तो उनसे भी आप करा सकते हैं। और एक चीज़ और कि यदि आपका बच्चा 8 तक पढ़ लिया है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 9 में प्रवेश करने वाले हैं, या ऐसी शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं जो कि दिशाएं मतलब निश्चित करता है। यदि दिशाएं निश्चित करने का मतलब कि आप अपने बच्चे की कुंडली एक बार किसी ज्योतिषी या हमारे नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। उसमें भी अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आप किसी एक योग्य ज्योतिषी, योग्य पंडित जी से आप ज़रूर सलाह ले लें कि हम अपने बच्चे को मतलब किस शिक्षा में ले जाएं, किस क्षेत्र में ले जाएं, क्या करवाएं, व्यापार करवाएं या नौकरी करवाएं, या गवर्नमेंट जॉब का योग है कि नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा कुंडली में मायने रखता है। यदि आप इसको नहीं कराते हैं तो बाद में बहुतों लोगों का देखा गया है कि हमको हमारे कुंडली में योग दूसरे हैं और हम काम दूसरा कर रहे हैं, जिससे हमने तैयारी तो हमने बहुत ज़्यादा की, हमसे कम तैयारी वाले आजकल नौकरी 2 साल से कर रहे हैं या नौकरी पा गए हैं, लेकिन हमको वो नौकरी नहीं मिल रही है, हमको वो सफलता नहीं मिल रही है। ऐसा क्या कारण है? बहुतों लोगों को तो हमने देखा है, अभी भी आती हैं कुंडलियाँ कि उम्र उनका 35 साल हो गया है, 36 साल हो गया है और अभी भी वो तैयारी में जुटे हैं। तैयारी में जुटना गलत बात नहीं है, लेकिन एक ज्योतिषीय निर्णय के सलाह पर आपको चलना चाहिए कि इस क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं
आपकी आपके लिए ज़्यादातर श्रेयस्कर होगा। तो आपको ये वैदिक इत्यादि उपाय करने हैं। माता सरस्वती जी के मंदिर में हफ्ता में एक बार जाकर के दर्शन भी करें, या माता जी का ही कोई मंदिर हो तो वहाँ पे जाकर दर्शन करें। हफ्ता में एक बार जरूर जाकर के दर्शन करें। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैदिक उपाय के साथ साथ कुछ पर्यावरणीय अवस्था भी बच्चे को दी जानी चाहिए। यदि आप वो नहीं देते हैं तो बच्चे का एक ऐसा स्वभाव होता है कि जिस जैसा जगह रहता है वैसा वो अपने आप ही हो जाता है। तो आप अपने बच्चे को खान पान पर भी ज़्यादातर विशेष ध्यान रखें। खान पान का मतलब होता है कि उनको ऐसा सद्भोजन ही दें कि जो तब उनके लिए श्रेयस्कर हो। यदि आप गलत इत्यादि पदार्थ खिलाते हैं तो सोच भी वैसी हो जाती है। ऐसा तो प्रामाणिक वैज्ञानिकों ने भी दिया है। हमारे धर्म ग्रंथ तो अनादिकाल से बताते चले आ रहे हैं। तो खान पान का भी ज़्यादातर बच्चे के दिमाग पर असर पड़ता है। खान पान में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। तो फल, एक फल जरूर ही अपने बच्चे को रोज प्रतिदिन दें। प्रतिदिन एक फल, कोई सेब कह सकते हैं, अपने बच्चे को जरूर रखें, दें। और भी अन्य उसमें आप सलाह लेकर के और भी फल इत्यादि आप दे सकते हैं। पर्यावरणीय अवस्था मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पास पास में क्या होना चाहिए। मतलब अपने बच्चे को वहाँ पे रखें जहाँ पे ज़्यादातर उसके बिगड़ने इत्यादि के चांसेस कम हों। ज्योतिषी भी कहता है, मतलब ज्योतिषी निर्णय भी आता है कि हमको ज़्यादातर ढल जाना चाहिए जहाँ पे ज़्यादातर सुधार हो। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। कई बार हमने देखा है कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि रात में देर तक पढ़ते हैं और सुबह में देर तक जगते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि रात में 2 बजे तक पढ़े और सुबह उठ रहे हैं 10-11 बजे, जो कि अपने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय गंवा रहे हैं। 2 बजे तक पढ़ने में बुराई नहीं है, लेकिन आप सोचिए, पढ़ने के लिए एक बहुत ही मार्मिक समय बताया गया है, बहुत ही शुभ समय बताया गया है, जो कि है सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में। आप 4 बजे या 5 बजे उठ करके समय से सोना और समय से जगना ये विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादातर श्रेयस्कर माना गया है। यदि आप समय से नहीं सोते हैं, आपको 10 या 11 बजे समय तक सो जाना चाहिए, फिर 5 या 4 बजे तक उठ जाना चाहिए। आप सुबह में उठ करके पढ़ करके देखिए, आप जो दिन भर में पढ़ेंगे, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आप जो 6 घंटा 5 घंटा पढ़ेंगे, वो पढ़ाई आपकी 2 घंटे 3 घंटे में ही आप उस चीज़ को आप ग्रहण कर लेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो विद्यार्थी को सुबह में ही उठना चाहिए। और ये भी देखा गया है कि बहुत लोग ऐसा होता है कि स्नान बहुत दिनों तक नहीं करते हैं, साफ सुथरा नहीं रहते हैं, जो कि आलस्य का कारण बनता जाता है। आलस्य का कारण बनता जाता है, माता सरस्वती जी कैसे विद्यमान रहेंगी आपके पास? देवतागण कैसे विद्यमान रहेंगे? आप सोचिए। इसलिए साफ सुथरा इत्यादि जगह को स्वच्छ बना करके रखना, ये भी ज़्यादातर महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम लोग आएंगे ज्योतिषीय निर्णय पर। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अब हम लोग कुंडली के माध्यम से जानेंगे कि किन किन कौन कौन से ग्रहों की अवस्था कैसी होती है तो बच्चा पढ़ाई करता है या नहीं करता है, कौन कौन से भाव को देखना चाहिए,
और कैसे-कैसे उसमें उपाय करने चाहिए। एक चीज़ हम थोड़ा-सा भूल गए हैं, जो कि बता रहे हैं आपको कि बच्चे को तिलक ज़रूर लगाएँ। आप अपने बच्चे को तिलक ज़रूर लगाएँ। चंदन ला कर के रख लें और चंदन ज़रूर लगाएँ। अब हम लोग आते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विद्या के लिए 2 भाव ज़्यादातर महत्वपूर्ण हैं। पंचम भाव बुद्धि का माना गया है। 2 भाव कौन-कौन हैं? एक दूसरा भाव, कुंडली का दूसरा भाव और कुंडली का चतुर्थ भाव। कुंडली का दूसरा भाव और कुंडली का चतुर्थ भाव विशेषतर महत्वपूर्ण माना गया है। कुंडली के पंचम भाव से बुद्धि का विचार किया जाता है। बहुतों जगह ऐसा भी होता है कि कुंडली के पंचम भाव से भी विद्या का विचार किया जाता है। लेकिन हमने बहुत कुंडलियों में देखा है कि जिस कुंडली में पंचम भाव की स्थिति बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इससे हमको पता चलता है कि पंचम भाव की जो स्थिति होती है, वो बुद्धि का स्तर होता है। मतलब बुद्धि कैसी है आपकी, कैसी नहीं है, इस चीज़ को दर्शाता है पंचम भाव। तो पंचम भाव से बुद्धि का विचार करना चाहिए और द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव से आप विद्या का विचार कर सकते हैं। बहुतों जगह पंचम भाव का भी वर्णन आया है। अब हम लोग जानते हैं कि ग्रह कौन-कौन इसमें भागीदार होते हैं। ग्रह में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो है, वो बुध है। गुरु ज्ञान का कारक माना गया है और बुध विद्या का। यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नहीं है, मतलब ऐसा कह सकते हैं शत्रुगृही है, नीच का है, किसी भी तरह से बलवान नहीं दिख रहा है, तब भी पढ़ने में मन नहीं लगता है। बुध की ये स्थिति आपको ज़्यादातर अनेक कार्यों में मन लगाने लगती है और गलत-गलत कार्यों में मन लगा करके किसी और दिशा में भेज देती है। तो आपकी कुंडली में बुध भी देख लीजिए कि बुध अच्छा है कि नहीं। यदि आपकी कुंडली में बुध नहीं अच्छा है, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि मतलब हम पढ़ नहीं पाएँगे। हर चीज़ का मतलब उपाय हमारे शास्त्र में बताया गया है, जो कि बहुत श्रेयस्कर है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। बुध की अवस्था देखनी ज़रूरी होती है, मतलब बुध का बलाबल, मतलब बुध बलवान है कि नहीं, बुध की स्थिति देखनी ज़रूरी होती है कुंडली में। और एक बात और, चंद्रमा की भी। चंद्रमा की क्यों देखनी ज़रूरी होती है? क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। तो यदि हम किसी चीज़ में मन ही नहीं लगा पाएँ, यदि हमारा मन ही नहीं ठीक रहेगा, तो फिर हम उसको करेंगे कैसे? तो चंद्रमा की भी स्थिति देखनी होती है। चंद्रमा की भी कुंडली में स्थिति बढ़िया होनी चाहिए। यदि बुध बढ़िया है, चंद्रमा नहीं बढ़िया है, तो ऐसा कह सकते हैं विद्यार्थी वो पढ़ने वाला तो होगा, पढ़ेगा, लेकिन उसका मन भटकेगा भी ज़रूर बहुत ज़्यादा। और सूर्य और मंगल, सूर्य और मंगल की सहभागिता भी इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्यों? कि आप सोचिए, सूर्य और मंगल एक कॉन्फिडेंस, मतलब अंदर से एक बल देते हैं। मेहनत करने की जो प्रवृत्ति आती है ना, वो सूर्य और मंगल से आती है। तो सूर्य और मंगल की स्थिति भी कुंडली में ज़्यादातर बढ़िया होनी चाहिए। सूर्य और मंगल की स्थिति भी कुंडली में ज़्यादातर बढ़िया होनी चाहिए। यदि ये भी देखने होते हैं कि द्वितीय भाव पे ज़्यादातर पापक ग्रहों की दृष्टि तो नहीं, कहीं पाप कर्तरी में तो द्वितीय भाव नहीं आ गया। पाप कर्तरी का मतलब जैसे द्वितीय भाव में द्वितीय भाव के आगे और द्वितीय भाव के पीछे, मतलब प्रथम भाव में और तृतीय भाव में पापक ग्रह तो नहीं बैठे हैं। शुभ ग्रह बैठे हैं तो कोई बात नहीं, शुभ ग्रह बैठे हैं तो ज़्यादातर बढ़िया होगा। चतुर्थ भाव के वो भी ऐसे ही देख लेना है।
फिर इनका स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी कहीं शत्रुगृह में तो नहीं गया है, कहीं चतुर्थ भाव का स्वामी शत्रुगृह में तो नहीं गया है। अब पंचम भाव का भी स्वामी देख लेना चाहिए, क्योंकि यदि बताइए आप पढ़ने के लिए बुद्धि का स्तर बहुत ही बढ़िया भी होनी चाहिए। पंचम भाव एकदम ज़्यादातर गड़बड़ है। अब पढ़ते तो हैं, मेहनत करते तो हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। आप परेशान हो जाएंगे कि सामने वाले से ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं और पढ़ाई में मन लग ही नहीं रहा है, सफलता भी नहीं मिल पा रही है। तो पंचम भाव की स्थिति भी ज़्यादातर बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि का स्तर है, बुद्धि का भाव है वो। तो पंचम भाव की स्थिति भी देख लेनी चाहिए कि पंचम भाव का स्वामी जाकर शत्रुगृह नीच का कहीं सूर्य के साथ अस्त तो नहीं। देखिए, सबकी कुंडली में ज़्यादातर हर प्रकार से शुभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये है कि ज़्यादातर अगर शुभ हो तो उसमें आप देखते होंगे कि किसी भी IAS PCS या किसी भी ज़्यादातर मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर टीचर इत्यादि की देख लीजिए, उसमें ज़्यादातर इन ग्रहों की अवस्था, इनके भाव के स्वामियों की अवस्था ज़्यादातर बहुत बढ़िया होती है। अब हम लोग आते हैं आगे की ओर। कुंडली में शुक्र का भी विचार कर लेना चाहिए। शुक्र का क्यों? शुक्र का देखिए, शुक्र आपका ज़्यादातर सौंदर्य प्रसाधनों का केंद्र होता है। तो शुक्र को भी ज़्यादातर अपने वश में रखना चाहिए, मतलब उसका भी उपाय इत्यादि करने चाहिए। शुक्र की भी अवस्था को देख लेनी चाहिए। पंचम भाव की स्थिति, द्वितीय भाव की स्थिति, चतुर्थ भाव की स्थिति ज़्यादातर महत्वपूर्ण मानी गई है। कुंडली में बुध की स्थिति, बुध कैसा है? शत्रुगृह नहीं, नीच का तो नहीं। गुरु का भी स्थिति ज़्यादातर महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि गुरु जो है वो ज्ञान के देवता हैं। गुरु जो ग्रह है वो ज्ञान का कारक होता है। तो यदि हमारा ज्ञान का स्तर अगर नहीं ठीक होगा, तब भी पढ़ाई से हम कभी विमुख हो जाएंगे। मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं और ज़्यादातर हम लोग सफलताओं पे, मतलब ज़्यादातर लक्ष्य पे ना फोकस करके गलत कार्यों पे फोकस करने लगते हैं। तो कुंडली में बुध और गुरु की भी स्थिति ज़्यादातर बहुत ही श्रेयस्कर होनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने आज जाना कि कौन कौन ग्रह कहाँ बैठा हो तो किस फल को देता है विद्या के लिए। अब एक चीज़ और देखनी चाहिए हमको कि द्वितीय भाव पे, चतुर्थ भाव पे, पंचम भाव पर कहीं पापक ग्रहों की दृष्टि ज़्यादातर तो नहीं है। पापक ग्रहों की दृष्टियाँ तो आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानता है उसको हम बताते हैं कि सभी ग्रहों की दृष्टि सातवें, अपने से सातवें पे होती है। विशेष दृष्टि 3 ग्रहों को प्राप्त है, शनि, मंगल और गुरु को। शनि की दृष्टि जो होती है अपने से तीसरे 10वें की होती है, 7वां तो होता ही है। मंगल की अपने से चौथे और 8वें होती है, 7वां उसका भी होता है। और गुरु शुभ ग्रह है। गुरु की भी दृष्टि 5, 9, मतलब अपने से 5वें, अपने से 9वें और अपने से 7वें गुरु की भी दृष्टि होती है। और जो भी बाकी ग्रह हैं सबकी 7वीं दृष्टि होती है। और राहु केतु का भी तो विशेष दृष्टि माना गया है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में भी इसका चर्चा करेंगे। तो मतलब पापक ग्रहों की दृष्टि भी ज़्यादातर पंचम भाव पे, चतुर्थ भाव पे और द्वितीय भाव पे ज़्यादातर नहीं होनी चाहिए। अगर पापक ग्रहों की भी दृष्टि ज़्यादातर है तो पढ़ने इत्यादि में ज़्यादातर व्यवधान आते हैं, पढ़ाई में ज़्यादातर व्यवधान आता है, बालक उच्च स्तरीय की शिक्षा नहीं ले पाता है। और कभी कभी ऐसा तो होता है कि घर से प्रेशर इतना हो जाता है कि बच्चा पढ़े
और ये बच्चा भी चाहता है पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ नहीं पाता है, और उस स्थिति में बच्चे लोग देखते हैं कि कोई गलत कदम भी उठा लेते हैं, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि हमारे ज्योतिषी शास्त्र में हर एक प्रकार का उपाय बताया गया है। तो इसमें आप लोगों को कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कुंडली में स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा अगर खराब भी है, तो हर चीज़ का उपाय कराया जा सकता है। यदि आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है, ज़्यादातर जानकारी चाहिए, तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके कुंडली को विश्लेषण करवा सकते हैं, ज़्यादातर जानकारी ले सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अगले की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।